ओके, तो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जो हमने कल किया था, ठीक है। अब इसमें हमें कल एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, और सारा कुछ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आई कल, और आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और मुझे लगा कि सिग्मा जो है वो Q बाय ए यहाँ पर आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी जो प्लेट है पूरी की पूरी वो ये रही, और ए इसका रहा क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है वो दोनों की तरफ, दोनों साइड पे है। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, और मैंने इनको चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। अगर चार्ज कैपिटल क्यू दिया है तो टोटल एरिया क्या हो गया, 2a। तो आपका सिग्मा क्या आना चाहिए था, वो आना चाहिए था Q डिवाइडेड बाय 2, Q डिवाइडेड बाय 2a, ये आना चाहिए था, रादर देन दी Q बाय a। ये हमें एक प्रॉब्लम आई एक्चुअली में। ये गलती कहाँ हुई कि बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर आप कह लो, ये जो मैंने जो कंडक्टर बना दिया ना, ये थोड़ा सा चौड़ा बना दिया, उसके कारण कंफ्यूज हो गए। ये एक्चुअली में बनाना था बिल्कुल पतला। लेट अस से इसमें अगर मैं चेंजेस करूं तो दे विल बी वेरी माइनर चेंजेस। ये चार्ज को मैंने यहां से हटा दिया, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द चार्ज विल बी गिव टू द प्लेट। ठीक है, और जो ये माइनस वाला है, ये वाले चार्जेस भी सारे के सारे हमारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली में मैंने ये गलती से यूं ड्रॉ कर दिया, जिसके कारण दोनों तरफ ना हमारे चार्जेस डिवाइड हो गए। नाउ दिस इज ओके। इधर आप ये कह सकते हो कि आपको इतनी डबल लेयर वाली प्लेट ना बनाओ, आप सिर्फ एक नॉर्मल प्लेट बना दो। कहने का अर्थ ये है कि जो यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है ना, ये दोनों तरफ देख रहा है, ये इस तरफ भी देख रहा है, इस तरफ भी देख रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, अंडर दैट केस ओनली इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इट विल बिकम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना। अदरवाइज इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा अगर ये चार्ज दोनों तरफ शेयर्ड होगा, पीछे भी और आगे भी। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ अगर मैं देखूं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय है क्या कि नहीं है, ऑब्वियसली है। आप देखो कि दिस इज द क्यू, क्यू इज द चार्ज ऑन द प्लेट एंड द एरिया इज ए। नाउ इट इज नॉट 2a। तो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड इन द लास्ट लेक्चर में। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, वहीं पे हुआ। मैंने कहा यार ये सिग्मा को क्यू बाय ए कैसे लिख दिया आपने, क्यू बाय 2a आना चाहिए था। बट एनीवेज अब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर मैंने जब प्लेट बनाई तो वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब हमने सिर्फ एक ही चार्ज की प्लेट बना ली, तो ये जो चार्ज है ये शेयर्ड है, ये पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है और वही चार्ज आगे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला एंड हेंस एवरीथिंग इज राइट। बेटा जी ठीक है, चलें आगे। चलो, तो नाउ दिस इज our today's lecture, spherical capacitor and the cylindrical capacitor। छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली हाफ एन आवर के अंदर अंदर में ये खत्म होना चाहिए। इसके बाद अगर बच जाएगा तो एक थर्ड लेक्चर देखा जाएगा, थर्ड टॉपिक, नहीं तो फिर हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। चलो जी, spherical capacitors में क्या होता है, आप देखो why are these important? They are important because like जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने मैथडोलॉजी को फॉलो किया है, the same methodology is extended everywhere। ओके, तो स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंडरिकल कैपेसिटर करवाने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा यार, कल भी अगर कोई नई सरफेस भी आ जाएगी तो घबराने वाली बात नहीं है। ये वाली मेथड है, इस मेथड को आपने फॉलो करना है, प्रोसीजर को आपने ध्यान में देना है। चलो जी, तो टू स्टार्ट विद वी स्टार्ट विद स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल बॉडीज वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, वो हम कर चुके हैं। spherical capacitor is different from spherical body। now what is it? यहां पर मेरे पास एक तो हो गया ये, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्फीयर है एंड इट्स एम्प्टी इनसाइड, ठीक है, शेल है। आप शेल ही कहे तो ज्यादा अच्छा है, और मे भी कंडक्टर स्फीयर कह लो, एक ही बात। इसके ऊपर मेरे पास एक और ये
लाइक दिस। तो अब ये एक और शेल, दीज आर टू कंसेंट्रिक शेल्स। आप यहां पे लिख सकते हो spherical capacitor is a pair of two concentric shells charged with equal and opposite charges. कंडीशन सिर्फ एक है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये जो इनसाइड है, देखो अब हमें पता है कि कंडक्टर जो होता है या फिर जो शेल होती है उसके ऊपर अगर मैंने चार्ज दिया क्यू, तो वो कहां पर सर्वाइव करता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पे। तो यहां पर जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी एट द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर चला गया। अब मैंने इसको चार्ज दे दिया, दूसरे को मैंने अर्थ कर दिया, ये एवरी टाइम ऐसा ही होगा। अगर नहीं होगा तो बैटरी कनेक्ट कर दोगे, बात एक ही आएगी। तो इसको आप अर्थ कर दो। अर्थिंग करने का मतलब है कि इसने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अटेन कर लिया, क्योंकि अर्थिंग में ये कंडीशन होती है कि चार्ज इक्वल ही होगा। हो ही नहीं सकता कि आप कोई चार्ज ऊपर नीचे कर दो, अगर नीचे वाले में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो ऊपर भी कम होगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इनसाइड की तरफ, यहां पर मेरे पास यहां पे चार्ज आ गया। अब अर्थिंग की हुई है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज जो इसमें गेन होना था उसको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं वो बोल दूंगा कि इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था, वो तो जी नीचे चला गया। अगर वो नीचे नहीं गया तो मैं पॉजिटिव बना भी सकता हूँ। इसको मैं अर्थिंग को अगर मैं हटा दूं तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, वन इज द सेम थिंग, जैसे मर्जी आप कर दो। कैपेसिटर हमारा इनसाइड वाला ही होगा। ये इसके अंदर आपके पास दूसरा जोन हो गया, बाहर आपके पास कोई दूसरा जोन हो जाएगा, इस तरह से आपके जोन बनेंगे। ठीक है, नहीं चलो हम ऐसा करते हैं, इसको आप जीरो कर लो, इसको हम हटा ही देते हैं फिलहाल, और इसकी जगह अर्थिंग ही करेंगे। नहीं तो फिर गॉस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बेटा आपका डिस्कनेक्ट हो गया था? नो सर। ओके, तो मे बी मोहित आया होगा बट अब नहीं आया। चलो एनीवेज, तो अब ये आपके पास सिस्टम बन गया। तो अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी मैंने वही करना है, एक बनाना है जोन ए। तो जोन ए का मतलब हो गया इनसाइड, बी को मैं यहाँ पर बना लूंगा और सी का मतलब आउटसाइड। तो मैं जोन ए पर देखता हूँ। तो मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन एनी पॉइंट इन जोन ए। किसी भी एक पॉइंट पर आप ले लो ये वाला पॉइंट, और इसको आर डिस्टेंस पे अगर आप मानोगे, आर डिस्टेंस पे हम इसको मानते हैं, लेट अस से ये वाला यू। तो ये स्मॉल आर हो गया, और यहां पर मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना दी। एंड नाउ आई विल अप्लाई गॉस लॉ हियर एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे यहां पर ये पता चल गया कि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ I can say that integration of E dot ds will be equal to Q in by epsilon naught। हाँ बेटा, तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, what is the Q in this case? जीरो। क्योंकि अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज ट्रैप्ड है, जीरो। गॉस लॉ याद है, तो ये आपका जीरो हो गया। तो यहां से वी जंप टू दिस कंक्लूजन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो। पहली बात तो ये होगी खत्म। अब हम चलते हैं जोन सी की तरफ चलते हैं, जोन सी भी देख लेते हैं। तो जोन सी में मेरे पास क्या आया, सी अब मेरा बाहर है। तो जोन सी के लिए मैं एक नई गॉसियन सरफेस बनाने वाला हूं, लेट्स से ये। तो अब यहां पर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, बहुत ही बड़ी गॉसियन सरफेस बनेगी। एनीवेज बनाने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, समर लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं।
ठीक है बेटा, ये देखो, तो ये आपका रेडियस हो गया एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो ये आ गई आपकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसके बाद चलो पाई पाई पाई। ठीक है, अब देखो जोन सी। जोन सी की तरफ अगर मैं देखूंगा, अब मैं फिर से गॉस लॉ लगाता हूं। नाउ इंटीग्रल ऑफ E dot ds will be equal to the charge included in this. Now what is the total charge included in the Gaussian surface बेटा बताओ। KQ by R। टोटल चार्ज, अगर मैं टोटल चार्ज देखूं तो जीरो हो गया ना इसके अंदर, है ना, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज जीरो हो गया। तो अब ये वाला भी आपके पास जीरो आया, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि E at C is also coming out to be जीरो, ये भी जीरो हो गया। तो अब रह गया मेरा सिर्फ और सिर्फ इनसाइड का। वैसे भी मैं इनसाइड से ही मुझे काम था, बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो भी वो मेरे किसी काम नहीं आएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्फेरिकल बॉडी वाला कैपेसिटर बन गया ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला कैपेसिटर बनेगा। इसलिए मैंने वो पॉजिटिव चार्ज हटा दिया यहाँ से। अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लगा के रखते तो इसकी कैपेसिटेंस डबल हो जाती, एक और ऐड होता, तो वो कौन सा ऐड हो जाता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऐड हो जाता। बाद में देखते हैं। चलो फिलहाल मैं यहां तक आ गया हूं, अब मैं चलता हूं जोन बी पे। जोन बी, तो जोन बी मेरे लिए सिंपल रहेगा। अगेन मैं यहां पर गॉस लॉ लगाता हूं एंड नाउ गॉस लॉ इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जोन बी कौन सा हो गया, जोन बी ये वाला है, मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं। जोन बी के लिए मैं यूं ले लूंगा कोई भी पॉइंट, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरा एक सर्कल मैं बनाता हूं, गॉसियन सर्कल, तो उसके अंदर कितना चार्ज आएगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वाला आएगा और नेगेटिव वाला नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा उसको मुझे इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पॉजिटिव वाला है उसको देखेंगे। तो ये हो गया प्लस क्यू, तो मैं इसको प्लस क्यू लिख के यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया ये देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया, अब एरिया मुझे किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का लेना है, इसलिए मैं स्मॉल r लूंगा। गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए मुझे, इज इक्वल टू जो आपके पास क्यू था और ये इन। ठीक है, तो क्यू आप देख सकते हो, अगर आपको सिग्मा की टर्म्स में दे रखा तो सिग्मा की टर्म्स में लिख लो, जो भी हम देखना हो उसके टर्म्स में कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास वही बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल सेम चीज ही आ गई। चलो, तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से अब मैं नाउ फिर से अब मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा। वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, और इसको देखते हैं, वैसे ये भी तो पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल, चलो कोई नहीं, लेट अस डू इट, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस dV को यहाँ रखा गया, E डॉट dr 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई r स्क्वायर, और ये हो गया माइनस dV। सो नाउ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली R1 इनर का हो जाएगा, R2 बाहर का हो जाएगा, और पोटेंशियल अगर मैं देखूंगा अंदर वाले को V1 बोल दूंगा, बाहर वाले को V2 बोल दूंगा। ऑब्वियसली इनमें से मैं एक को जीरो ले सकता हूँ, V2 को मैं जीरो ले सकता हूँ, जो नेगेटिव वाला होता है उसको आप जीरो ले सकते हो, क्योंकि वो तो एक रेफरेंस पॉइंट है। चलो, इसको जब मैंने किया तो ये क्या आया K, और यहां पर हम करेंगे और ये आएगा, चलो R1 R2 को ना हम A और B ले लेते हैं, दैट विल बी इजी। K और ये dr, तो r की पावर -2, तो ये हो गया -1 बाय स्मॉल r, और यहाँ पर मेरे पास डेफिनेटिव इंटीग्रल है इसलिए इसको मैंने हटा दिया, और डेफिनेटिव इंटीग्रल बन गया मेरा A टू B। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ V2 माइनस V1, तो माइनस V2 जीरो है,
तो V2 को मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया V1, या डेल्टा V लिख सकता हूँ इसको मैं, अभी 0 नहीं पुट कर रहा हूँ, V1 माइनस V2 बना देता हूँ के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो -1/b minus of -1/a, so this is coming out to be k into ये प्लस हो गया तो b माइनस a डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू डेल्टा v कह लो या v कह लो, एक ही बात आ जाएगी, ठीक है ना। डेल्टा v, मुझे लग रहा है मैं q यहाँ पर कहीं मिस कर गया, तो q मैंने बाहर निकाल लिया, बिकॉज q तो मेरे पास कांस्टेंट ही है, तो q यहाँ पे साथ साथ में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब मैं यहाँ से सिंपल बात है Q बाय V निकाल लूंगा, कैपेसिटेंस निकालूंगा। सो नाउ C इज इक्वल टू Q बाय V एंड हियर Q बाय डेल्टा V अगर मैं लूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 4 पाई ε0 AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का आपका कैपेसिटर बन गया। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिख दूंगा, C इज इक्वल टू 4 पाई ε0 AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये है, हमें डेरिवेशन भी याद रखना है, मेथड भी याद रखना है, और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप हायर जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन्हीं में से ही आते हैं ज्यादातर, इनको यूज करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि ये निगलेक्ट कर दें, लेकिन बोर्ड्स में नहीं आता है इस तरह की कोई चीज। तो ये हो गया आपके पास कैपेसिटेंस। बेटा कोई डाउट? नो सर। चलो गुड, तो इसके आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। सो नाउ लेट अस गो टू सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो अब मुझे सिलेंडर बनाना है, और सिलेंडर बनेगा दिस। अगेन इनका एक कॉमन सेंट्रल लाइन हो गया, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। रेडियस क्या है इसका, पहले वाले का रेडियस हम स्मॉल a ले लेंगे और दूसरे वाले का b ले लेंगे। ये हो गया रेडियस। और चलो इसको हम थोड़ा ना इस तरह से बना लेते, चलो लाइक दिस, ये समझ में आएगा अब हमें ना। नीचे वाला बेस भी ऐसे ही बनाना था। पता नहीं क्यों टाइम लगे जा रहा है, नहीं तो इतना टाइम तो मुझे लगता नहीं है, चलो फिर भी। तो ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं एंड बोथ आर होलो। अब इसमें हमने इनर वाले को चार्ज देना है, तो जो इनर वाला चार्ज है ये आ गया मेरे पास यूं करके, ठीक है। सो लेट अस से कि इसको कैपिटल क्यू चार्ज हमने दे दिया। चलो जी, ये कैपिटल क्यू चार्ज हो गया,
सारी सरफेसेस पे, और जो बाहर मेरे तरफ आ गया वो भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मैं यहाँ पर लूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस। चलो ये बन गया मेरे पास चार्ज कैपेसिटर। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर वाले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अगेन मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, इतनी ही लेंथ की बना लेते हैं, सेम टू सेम लेंथ की। ठीक है, लेंथ एक्चुअली में मैटर नहीं करता, वैसे तो इसको आप इन्फाइनाइट लेना चाहिए, अगर आप इन्फाइनाइट ले लो तो लैम्डा इंटू एल करके आपका क्यू आएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, वो भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एनीवेज। चलो तो अब इसमें मैं डायरेक्ट सेंटर वाले जोन पर ही जा रहा हूँ, तो लेट अस गो टू जोन बी डायरेक्टली। ओके, और जोन बी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, तो बाय विद द हेल्प ऑफ E dot ds is equal to q in by epsilon naught। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, और सरफेस एरिया मुझे लेना है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस। बेटा गॉसियन सरफेस तो समझ में आ गया ना, कहाँ पे है, क्या बनाकर दिखाऊं? सर समझ आ गया। आ गया ना, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद E और जो एरिया आ गया वो आपके पास क्या है, 2πr इंटू दी एल, और Q को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लैम्डा इंटू एल। ओके, लैम्डा मैंने ले लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक्चुअली में ये लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि ये तो सिलेंडर है, इसको हमें एरियल चार्ज डेंसिटी कहना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर लीनियर यूज किया क्योंकि एक्चुअली में लेंथ के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कितना है, तो मैंने इसको लैम्डा इंटू एल कर दिया, तो ये मैंने बना लिया लैम्डा। तो लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, सो नाउ वी गॉट इट that this is coming out to be lambda by 2 pi r epsilon naught r। ठीक है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब फिर से मैं वही चीज करने वाला हूं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। किसी भी माइनस को यहां पर स्किप नहीं किया गया बेटा, सिर्फ केयरफुली उसको यूज किया गया है, ये आपने याद रखना। इनको हमें इंटीग्रल करना होगा, तो यहाँ पे लिमिट्स लगानी है, तो लिमिट्स वोल्टेज की लिमिट्स क्या लगेंगी, पहले हम रेडियस की लिमिट्स लगा लेते हैं। रेडियस मान लो a था और b तक हम जा रहे हैं, तो a पर मान लिया जाए मेरे पास v था, स्टार्टिंग में v होगा और बाद में हम 0 मान लेते हैं अब, क्योंकि बाद में डेल्टा v तो करना है, और यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ माइनस v इज इक्वल टू e, तो e आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट dr इंटीग्रल। तो लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रल में मेरे पास रहता है dr बाय r, वेयर r वेरीज फ्रॉम a टू b, नो डाउट। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास वोल्टेज v। नाउ v इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा यहाँ पर बच रहा है, ओके लैम्डा कटेगा तो नहीं कहीं पे, क्योंकि लैम्डा आना नहीं चाहिए था, बट एनीवेज चलो देख लेते हैं, कोई लैम्डा नहीं आना चाहिए, ये भी लगेगा 2 पाई आर एल, लैम्डा तो सर्वाइव तो करेगा ही। चलो देखते हैं, इसके बाद आ गया मेरे पास लैम्डा बाय 2 पाई आर, ये आ गया मेरे पास एल एन आर, डेफिनेटिव इंटीग्रल ए टू बी, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा बाय 2 पाई आर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एल एन बी माइनस एल एन ए, सो दिस मीन्स हाँ लैम्डा भी आएगा ही आएगा, क्योंकि क्यू बाय वी तो लेकर ही आना है, तो लैम्डा को मैं क्या करता हूँ क्यू बाय एल लिख देता हूँ, ठीक है ना, पहले भी क्यू बाय एल ही था, 2 पाई नहीं ये आर कहाँ से आ गया, एप्सिलॉन था मैंने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर लिख दिया, और ये मैंने लॉगरिथमिक का फॉर्मूला यूज किया, तो एल एन बी बाय ए आ जाएगा, सो दिस विल बी वी। सो नाउ कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय Q बाय V। अब देखो आपके Q बाय V मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय log of A by B, so this is the capacitance of the cylinder। लो जी, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर।
बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। कई बार आता है क्वेश्चन और उसमें आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। और याद रखने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। और जो पैटर्न है ना, जो तरीका है कि इसको किस तरीके में हमने डिराइव किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बार न्यूमेरिकल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको आपने याद रखना है। चलो जी, तो अब इसके बाद ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं। तो यहां तक हमारा अब एक पार्ट खत्म हो गया बेटा, जिसमें हमने कर लिया दी पैरेलल बेड कैपेसिटर हो गए, स्फेरिकल कैपेसिटर्स हो गए, और ये वाला भी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बता रहा था कि मैंने यहाँ पर ये वाले चार्जेस को क्यों मिटे दिया, मैं हर बार भूल जाता हूँ बताना। ये जो मिटाया है, इनको हमने क्यों मिटाया? क्योंकि अगर हम इसे मिटेंगे नहीं तो हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी मैं कैलकुलेशन में। और वो एक्चुअली में प्रॉब्लम होगा क्या? वो प्रॉब्लम ये होगा कि हमें वापस से कंप्लीट पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। फिर जो ये वाला पोटेंशियल हमने यूज किया यहाँ पे, वो पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो बाहर वाली एक पॉजिटिव रिंग आ जाएगी, उसका पोटेंशियल भी हमें रखना पड़ेगा। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, वो कोई और फॉर्मूला होगा। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली अगर सोचा जाए तो उसकी कैपेसिटी अलग आएगी, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कुछ और है, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल ही चेंज हो गया, तो सारे का सारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। बेसिकली चेंजेस होंगी क्या? जो ये कैपेसिटी इसकी आ गई, इतनी तो आ ही गई, इसके साथ हमें बाद में प्लस करना पड़ेगा आपको 4 पाई एफ साइन नॉट कैपिटल आर, बिकॉज दिस विल बी दी कैपेसिटी ऑफ द आउटर स्फीयर। अगर मैं उसको पॉजिटिव चार्ज दे दूं, अगर उसको हम चार्ज देंगे पॉजिटिव, तो उसके ऊपर कैपेसिटी कितनी आएगी? 4 पाई एफ साइन आर। तो ये वाली कैपेसिटी तो उसकी अलग से आ जाएगी, और जो ये वाली मैंने डिराइव की, ये वाली कैपेसिटी आ जाएगी जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इंक्लूड करके ली। तो व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी नाउ? दिस प्लस दिस। बच्चे ये बात क्लियर हो गई? अदरवाइज हमने तो उनको हटा दिया पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं, इफ आउटर स्फीयर इज नॉट अर्थ, ठीक है ना। अगर अर्थिंग नहीं की हुई, क्यों? अब हमने अर्थिंग कर दी तो पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ के अंदर चला गया, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो यहां पर हमारा टॉपिक चेंज होगा। तो अब देखते हैं हम कैपेसिटर्स के बारे में। तो यहां पर अब हमारा टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगेन दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है, और इसको हम कंप्लीट करते हैं आज। दिस विल बी अवर लास्ट पार्ट फॉर टुडे। चलो जी, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन में हमारे पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। द डेफिनेशन इज व्हेन द चार्ज on all the capacitors is equal, but the potential difference across them is not same. अब मैं डेफिनेशन पे इतना जोर क्यों देता हूं? ये डेफिनेशन एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी कह सकता था कि सीरीज वाले सीरीज में लगे होते हैं, लेकिन सीरीज में लगे होते हैं कहने से उसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं आती। बड़े कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको लगेगा यार ये तो सीरीज हो ही नहीं सकते, लेकिन वो सीरीज होते हैं। बड़े कॉम्बिनेशन होंगे जिनको देखोगे आपको यार ये कैसे हो गया पैरेलल, लेकिन वो पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चंस हमारे पास जब हम कॉम्बिनेशन को करेंगे, और उस वक्त हम फाइंड करेंगे कि यार ये इस सर ये समझ नहीं आ रहा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बन गया। तो वहां पर हम यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि बेसिकली दे आर द कैपेसिटर्स, ठीक है, विच आर हैविंग सेम चार्ज बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। अगर ये कंडीशन उनकी सेटिस्फाई होती है, सेम चार्ज है उनके ऊपर और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो सीरीज में कहे जाएंगे। तो अब इसका एक जो सिंपल जो हमारे पास सिस्टम है वो होता है ये वाला। दिस एवरीबडी नोज अबाउट इट।
अगर मेरे पास ये कैपेसिटर हो, फिर यहाँ पर हो कैपेसिटर, फिर यहाँ पर हो कैपेसिटर, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल है। और यहाँ पर बैटरी भी मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। या अभी तक हमने एसी की तरफ नहीं गए, हर चीज डीसी में रहेगी। तो अब आप देख सकते हो कि अगर ये ऐसा है तो इनके ऊपर चार्ज सेम आता है। यहाँ पर अब साथ चार्ज सेम क्यों आता है मैं ये बताता हूँ आपको अभी, ठीक है ना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर सेम आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन सब पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया तो इसके अक्रॉस हो गया V1, इसके अक्रॉस हो गया हमारे पास V2, और इसके अक्रॉस हो गया V3, ठीक है। और टोटल है V। तो पहली कंडीशन जो मेरे पास ये यहाँ पे रहती है वो ये रहती है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, दैट इज द टोटल पोटेंशियल। दूसरी कंडीशन जो सीरीज की लगेगी वो लगेगी कि सब पे जो चार्ज आएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। इसको क्या मतलब है, देखो ये वाला चार्ज कौन सा है, द चार्ज लेफ्ट फ्रॉम द बैटरी, द चार्ज दैट लेफ्ट दी बैटरी, बैटरी से जो निकला है चार्ज वो भी Q है, जो पहले पर गया वो भी Q है, दूसरे पर गया वो भी Q है, तीसरे पर गया वो भी Q है। वो 3Q नहीं हो गया, इस बात को याद रखना, क्योंकि एक की बॉडी पे थोड़ी ना है। अब यहां से जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज निकला और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को मिल गया, तो इस प्लेट के पास आ गया मेरे पास प्लस Q, तो ये आ गया मेरे पास प्लस Q, ठीक है। और ये वाली प्लेट के ऊपर आ गया माइनस Q, नो डाउट अबाउट इट, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब बाकी प्लेट्स जो है उन पर क्या होगा, अब आप सोच के देखो कि ये वाला जो टुकड़ा है, इतना इतना टुकड़ा जो है, अगर सोचा जाए ये वाला टुकड़ा, क्या ये बिल्कुल अलग नहीं है, क्या ये बिल्कुल अलग नहीं है, इट्स ए कंप्लीटली सेपरेट पार्ट, इट्स अ स्टैंड अलोन पार्ट, पूरा स्टैंड अलोन पार्ट है। इसको किसी की कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं बन रही, लेकिन हमने इसको यहां पर रखा हुआ है। तो बेसिकली अब हो क्या गया, अब इसके ऊपर चार्ज जाने का कोई तरीका ही नहीं है, हमने तार तो जोड़ी ही नहीं है, तो यहां पर होगा क्या, इंडक्शन होगी। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस Q। अगर ये माइनस Q तो ये वाले पे अपने आप प्लस Q, फिर ये वाले पे अपने आप माइनस Q इंडक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस Q हो जाएगा। तो यू कैन सी कि अगर मैं एक्चुअली में पूछूं कि आपके कैपेसिटर में चार्ज क्या है, तो वो होगा Q। देखो अगर मैं इसको कैपेसिटर मानूं और मैं कहूं कि जी टोटल चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना है, इस वाले कैपेसिटर पे टोटल चार्ज, अब आप कहोगे इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q, टोटल चार्ज इज 0। नो, वी डोंट से इट लाइक दैट। हम सिर्फ पॉजिटिव प्लेट को देखेंगे, नेगेटिव प्लेट को नहीं देखेंगे। हम कहेंगे इसके पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, प्लस Q, तो हाउ मच इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, प्लस Q। एंड हाउ मच इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, प्लस Q, इसके ऊपर कितना, प्लस Q, बैटरी से निकला कितना, Q। यही एक आयरनी है जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार चार्ज निकला Q और मिल गया 3Q, ठीक है, मिला किसी को नहीं है, सबकी अपनी अपनी बॉडी है भाई, इंडक्शन हो गया। चलो तो अब देखते हैं कि इसमें अगर ऐसा रहेगा तो कैपेसिटेंस के ऊपर हमारे पास क्या वेरिएशन आएगी। इसकी कैपेसिटेंस होगा C1 F∉0A/D, जो भी इनका होगा, तो हमें उस पर वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ C1 लिख के खत्म कर देंगे, C1 C2 C3। We are least concerned about this whether these capacitors are parallel plate, spherical or cylindrical, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, C1 उसकी कैपेसिटी है। तो अब यहां पर मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट किया तो V की जगह पे मैंने लिख दिया Q/C इक्विवेलेंट। V1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अब देखो इसमें अगर मैं लिखूंगा तो Q इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब Q आया तो दैट विल बी इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा V की, तो ये बन गया Q/C1 Q/C2 plus Q/C3 and Q will be cancelled, so I will be left with only one thing, 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो ये वाला जो आपका फार्मूला है, आपने पहले बड़ी बार देखा, ये फार्मूला स्प्रिंग के केस में हमने यूज किया था 11th क्लास में, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला
है यहाँ पे। इज इट ओके बेटा? यस सर। ये बन गया फार्मूला। ये डेरिवेशन मैंने एक्चुअली इसमें इसलिए करवाया, एमसीक्यू में आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, ये बोर्ड में आता है डेरिवेशन, नहीं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे। चलो अब आ गया पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की उसकी भी हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across all the capacitors is the same. When the potential difference across all the capacitors is same, but the charge acquired by the capacitors, okay, charge required may or may not be same, वो तो कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा, तो वी कांट राइट दैट। तो ये वाली सारी की सारी हमें लाइन नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन द कैपेसिटर। तो मैं बस इतना ही लिखूंगा कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी सेम, तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल सिस्टम। तो पैरेलल सिस्टम की डायग्राम बनेगी ऐसी। इनके ना और भी होते हैं केसेस, स्पेशल केसेस में मैं करवाऊंगा आपको, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये डेफिनेशन का क्या फायदा है। डीसी लगाएंगे यहाँ पर हम, बैटरी, और ये हो गया मेरा C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स हमने लगाए थे। तो ये है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया, जब हम करेंगे और अच्छे से आपको आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब अगर मान लो मैं ये जो मेरे पास नीचे C2 और C3 है, मान लो मैं इनको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, मान लो मैंने इनको यहाँ से हटा ही लिया, तो मेरे पास ये वाला सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम में मतलब जो C1 जो है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पूछें कि C1 के ऊपर चार्ज कितना है जी, अब भी Q1 है, पहले भी Q1 था, तो इनके ऊपर कोई भी वेरिएशन नहीं आती। चाहे ये पैरेलल की विशेषता है, ये किसी चीज की नहीं, ये पैरेलल नेटवर्क की विशेषता। अब मैंने इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब भी C1 के ऊपर जो मेरे पास चार्ज था वो पहले भी Q1 था, तो अब भी Q1 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। तो इनके अबाउट जो बैटरी लगेगी, तीनों के अबाउट वो वोल्टेज होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे चार्जेस आए कहां से? ये बैटरी से आए, और इनको तीनों अलग अलग ब्रांचेस में जाना पड़ा जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है। पहले वाला जो कैपेसिटर था मैंने आपको अलग करके दिखाया था कि वो कनेक्टेड ही नहीं था, इंडक्शन के कारण चार्ज आया था। तो इसमें मेरे पास जो टोटल चार्ज यहाँ से रिलीज हुआ है वो है कैपिटल Q। तो व्हाट आर द इक्वेशंस दैट आर बीइंग फॉलोड हियर? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनका सबका इक्वल है। तो ऑब्वियसली मैं ये वाली में अंदर सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मुझे फार्मूला बनेगा, कर दो सब्स्टिट्यूशन। तो Q को मैं लिख सकता हूं C इक्विवेलेंट बना लेंगे इनटू टोटल V कर देंगे, Q इज इक्वल टू CV। नाउ दिस विल बी इक्वल टू Q1 की जगह पे लिखेंगे C1 V1, C2 V2, C3 V3। तो व्हाट इज द थिंग दैट इज इक्वल हियर? द पोटेंशियल। पोटेंशियल को मैंने काट दिया, तो मेरे पास यहां पर बन गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लो, तो ये आपके पास बन गया C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में दूसरी चीज होती है, इसमें दूसरा होता है। स्प्रिंग वाले में भी ऐसे ही होता है, शायद स्प्रिंग वाले में भी उल्टा, हाँ स्प्रिंग वाले में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। और स्प्रिंग का जो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं है।
देख लेना। तो ये आपके पास दो चीजें आ गई, ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका पैरा कॉम्बिनेशन। इसमें हमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा और नहीं करना। जो इसके बाकी चीजें हैं, जो स्पेशल केसेस और ये सब जो हैं, वो हम करने वाले हैं कल। तो आज हमारे पास अभी कितना टाइम हो गया, इट्स 4:30 एंड 15 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट, बट एनीवेज, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ये हो गए कॉम्बिनेशन। हाँ बेटा बोलो। सर स्फेरिकल कैपेसिटर में डाउट है। हाँ बोलो, पूछो। सर यहाँ पे जहाँ पे ने एरिया लिखा है 4πr², हाँ वहाँ पे आर कैसे आया? बेटा, आर जो है ये गॉसियन सरफेस का है। जो यहाँ पर हम एरिया लिखते हैं ना, ये गॉसियन सरफेस का है। तो सर गॉसियन नहीं, सरफेस, हाँ सर आपने ए का एरिया लिख दिया, शायद ए का आर लिख दिया। ए का नहीं, अच्छा ये तो बेटा वो है ना, वेरिएबल है ना, ये तो मैंने सारे आर लिए हैं। मैंने इसको भी एक्चुअली में आर लिखा है, इसको भी आर लिखा है, इसको भी आर लिखा है, 3 केसेस ले लिए ना, ये किया है मैंने। ठीक है, चलो आपका कंफ्यूजन जायज है कि ये ओके वाला सर। आर आपने, मैंने दूसरा वाला क्यों लिया, ये दूसरे वाला नहीं लिया। ये जब मैंने बी लिया तो मैंने बी वाला आर चूज किया, लिख दिया स्मॉल आर ही। अगर मैं ये वाला जो जोन ए में जाऊंगा तो ये वाला आर है, जोन सी में जाऊंगा तो ये वाला आर है, ले लिया मैंने स्मॉल आर। और इसकी जो बाकी वैल्यूज हैं वो क्या है, ए और बी। इसका रेडियस जो है वो ए है, इसका रेडियस जो है वो बी है। इज इट ओके नाउ? यस सर। है ना? चलो गुड, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट आपने नोट किया। वैसे तो सही बात है, मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ था, कंफ्यूजन लाजमी है। और कुछ बेटा? नो सर। सिलेंड्रिकल वाले में तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो ठीक है। तो बच्चे डीपीपीज मैंने अपलोड कर दी हैं आपकी, अगर नहीं किया तो मैं अभी देख लेता हूँ मैं, और आपको कंफर्म ये अपलोड कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इनके डाउट्स लेने शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कैपेसिटर की शायद एक क्लास और होगी, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपकी जैसे मिस हो रही है या कुछ आपको फीलिंग आए तो मुझे बोल देना, बट इट विल नॉट बी। कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल नहीं खत्म हो पाएगा तो एक क्लास और मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।